पूरब काम पर से घर आया तो घर आते ही उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हुए कहा कि आज तूने दोपहर में कैसी गंदी सब्जी बनाई थी, खाने में बिल्कुल स्वाद ही नहीं था, एक काम भी नहीं होता ना ढंग से। इस थप्पड़ से कंचन बौखला गई। उसकी सास भी वहीं पर बैठी हुई थी। वह कहने लगी, बहू मैं तुम्हें यहाँ अपने बेटे के लिए लाई हूँ और तुम तो ठीक से पत्नी धर्म भी नहीं निभाती हो। अरे तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, तभी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। रात को भी तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती है। अगर तुमने पत्नी धर्म ठीक से नहीं निभाया तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी सौतेली माँ के पास छोड़ आऊंगी। कंचन की आंखों से आंसू बहने लगे। मायके के नाम पर बस एक सौतेली माँ ही थी जिसके पास लौटकर कंचन जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। शादी के बाद कंचन ने सोचा था कि ससुराल में उसे खूब प्यार दुलार मिलेगा, लेकिन यहाँ भी सास और पति ऐसे मिल गए थे जो हमेशा उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे। कंचन का पति बहुत गुस्सैल था। उसके इसी स्वभाव के कारण कहीं भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसकी माँ ने गरीब घर की कंचन को अपने परिवार की बहू के रूप में चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि कंचन की सौतेली माँ शादी के बाद उसे पूछने वाली भी नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर अब दोनों माँ बेटे मिलकर कंचन के साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कंचन का कोई और ठिकाना तो है नहीं, तो वह जाएगी भी कहाँ। एक दिन कंचन को तेज बुखार था। वो अपने कमरे में सोई हुई थी। उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, बहू थोड़ी देर में पूरब घर आएगा, उसके सामने भी सोने का नाटक मत करना, वरना वह तुम्हारी जमकर पिटाई कर देगा। अरे पति घर आता है तो थोड़ा उसके हाथ पैर दबा दिया करो, अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाया करो। मेरा बेटा खुश रहेगा तभी तो परिवार अच्छे से चलेगा। मैं तुम्हें यहाँ अपने बेटे की खुशी के लिए लाई हूँ, लेकिन तुम तो बस अपना ही आराम ढूंढती रहती हो। सास की बात सुनकर कंचन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने सोचा कि आज मैं अपने पति से ही बात करूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा आराम करने दे। जब पूरब घर आया तो कंचन ने उठकर किसी तरह उसे खाना खिला दिया। उसके बाद कमरे में आकर लेट गई। जब पूरब कमरे में आया तो कमरे को भीतर से बंद करके वह पति होने का हक जताने लगा, तो कंचन ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मुझे छोड़ दीजिए ना प्लीज। उसकी यह बात सुनकर पूरब ने उसे जोर का तमाचा मारते हुए कहा, अरे तुम इस घर में मेरे लिए ही तो आई हो, मेरे सामने ही नखरे दिखाओगी तो कैसे चलेगा। देखो तुमसे पत्नी धर्म निभाने में चूक हुई तो कहीं मेरा मन कहीं और न लग जाए। कंचन हैरानी से अपने पति की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो क्या इतनी देर में पति का मन कहीं और लग जाएगा। जब तक वह कुछ बोल पाती तब तक उसके पति ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर के बाद उसका पति उसके शरीर पर अनगिनत जख्म छोड़कर करवट लेकर सो गया। वो दर्द के सागर में डूब गई। रात तेजी से बीतती जा रही थी, लेकिन कंचन की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसके दर्द उसे चैन की एक सांस भी लेने नहीं दे रहे थे। उसकी फटी हुई ड्रेस के पीछे से झांकते जख्म अभी सिसक ही रहे थे कि तभी उसके पति की नींद टूटी और उसने फिर से उसे छूना शुरू कर दिया। कंचन कांप उठी कि फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन पूरब नहीं माना। आखिरकार कंचन इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बेहोश हो गई। पूरब के होठों पर एक विजय मुस्कान की रेखा खिंच गई। उसने पत्नी को परे धकेला और आराम से सुकून की नींद सो गया। अगली सुबह हर रोज से जरा अलग थी, क्योंकि रोज तो पूरब के उठने से पहले ही कंचन उसका चाय नाश्ता तैयार कर देती थी। लेकिन आज पूरब सोकर उठा तो उसने देखा कंचन अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। पूरब ने झुंझलाते हुए कहा, उठो महारानी, तुम तो इतनी देर से पलंग तोड़ रही हो, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। लेकिन कंचन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूरब उसे जोर जोर से हिलाने लगा। जब वो नहीं उठी तो पूरब ने गौर से देखा, कंचन की सांस नहीं चल रही थी। पूरब सन्न सा रह गया। वह दौड़ कर गया और अपनी माँ को बुला कर ले आया। पूरब की माँ अपनी बहू की लाश को देखकर स्तब्ध सी खड़ी रह गई। फिर उसने जल्दी जल्दी उसके कपड़े ठीक किए और उसके बाद रो धोकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया और कहने लगी, पता नहीं मेरे घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई, मेरे घर की लक्ष्मी रूठ गई, मेरे बेटे की जिंदगी का क्या होगा। पूरब की माँ का विलाप सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन पूरब की माँ मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो यह चली गई, अब मैं दूसरी बहू ले आऊंगी तो मुझे और ज़्यादा दहेज मिलेगा। उधर पूरब भी सोच रहा था कि अब मैं नई नवेली पत्नी लेकर आऊँगा और उसके साथ खूब ऐश करूँगा। इन दोनों माँ बेटों के लिए मानो किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। अपराधी अपने सपनों का महल तैयार करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें उनके कर्मों की सजा कैसे मिलने वाली है। दोपहर तक कंचन का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसके मायके की तरफ से तो कोई आने वाला था नहीं, इसलिए इन दोनों को कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों माँ बेटा रात को आराम से सो गए। आधी रात को घर में कुछ खटर पटर की आवाज़ आने लगी। पूरब को लगा कि घर में चोर घुस आया है। उसने अपनी माँ को जगाया। दोनों माँ बेटे मिलकर दबे पांव आवाज़ की दिशा में बढ़ चले। आवाज़ रसोई से आ रही थी।
रसोई में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पूरब की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हो सकता है कि कोई बिल्ली वगैरह होगी, खिड़की से कूदकर भाग गई होगी, चल हम सोने चलते हैं। वह दोनों जैसे ही पीछे मुड़े वैसे ही रसोई की लाइट जलने बुझने लगी। डर के मारे दोनों कांपने लगे। उनके कदम मानो वहां जम से गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद सी आकृति खड़ी हुई दिखाई दी। उन लोगों के दिल की धड़कनें रुक सी गई। वो आकृति धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। अचानक से पूरब की नजर उस आकृति के पैरों पर पड़ी तो उसके पैर उल्टे थे। पूरब दहशत के मारे चीख उठा। तभी उसकी माँ की नजर भी पैरों की तरफ पड़ी और वह चीख मारकर बेहोश हो गई। पूरब माँ को संभाल पाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह खुद ही डरा हुआ था। अचानक से उसे भी जोर का चक्कर आया और वह भी फर्श पर गिर पड़ा। सुबह जब दोनों माँ बेटा की आंख खुली तो घर में सब कुछ सामान्य था, फिर भी दोनों काफी डरे हुए थे। पूरब बोलने लगा, माँ हम यह मकान बदल लेते हैं, इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात हमने जिसे देखा कहीं वह कंचन तो नहीं थी। उसकी माँ भी काफी घबराई हुई सी लग रही थी। वो कहने लगी, बेटा हम एक काम करते हैं, तेरी मौसी के घर पर रहने के लिए चले जाते हैं, तब तक तू किसी और मकान का इंतजाम कर लेना। पूरब ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों माँ बेटे तुरंत घर को ताला लगाकर वहां से चले गए। सप्ताह भर के अंदर ही उन दोनों ने नए मकान का इंतजाम कर लिया था। नई जगह पर उन लोगों की जान पहचान वाला भी कोई नहीं था। वह लोग बहुत खुश हुए और अब वह लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कंचन की परछाई भी नहीं आ पाएगी, लेकिन यह उन लोगों का भ्रम था। उन लोगों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई। रात को डिनर के बाद दोनों माँ बेटे आराम कर रहे थे। तभी कंचन की परछाई पूरब के कमरे में पहुंची और पूरब के पैर दबाने लगी। पूरब की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वह पसीने से लथपथ हो उठा। कंचन की हथेलियों का दबाव उसके पैरों पर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। वह चिल्लाना चाह रहा था लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। दबाव इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि वह दर्द से छटपटाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, कंचन मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कंचन व्यंग से मुस्कुराई और डरावनी सी आवाज में बोली, क्यों, क्या मैं अपने पति की सेवा भी ना करूं? तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं पत्नी धर्म नहीं निभाऊंगी तो तुम्हारा मन कहीं और लग जाएगा। तो भला मैं यह कैसे सहन कर सकती हूँ कि तुम्हारा मन कहीं और लगे? इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगी, अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। इतना कहकर वो ठहाका लगाकर हंसने लगी। पूरब को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसकी सांसें मध्यम पड़ने लगी और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कमरे में कोई भी नहीं था। वह भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा तो उधर उसकी माँ भी बेहोश पड़ी हुई थी। पूरब ने अपनी माँ को झकझोरते हुए कहा, माँ उठो, देखो कंचन की आत्मा आई थी, उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। उसकी माँ भी घबराई हुई सी उठी और रोने लगी। वो सिसकते हुए कहने लगी कि वह मेरे कमरे में भी आई थी और बोल रही थी कि अब मैं हर रात तुम्हारे बेटे के प्रति फर्ज निभाऊंगी और कभी उससे दूर नहीं जाऊंगी। बेटा हम तो बड़े बुरे फंसे हैं, अब हम क्या करें? पूरब कुछ बोलता इससे पहले ही कमरे में धुआं धुआं सा भरने लगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। थोड़ी देर के बाद धुएं के बीच में कंचन की आकृति उभरी। वह अट्टहास करते हुए बोली, अब ना तो मुझे थकान होगी ना ही मुझे दर्द होगा। आप लोग जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन लगता है जैसे आप लोगों को अब मुझसे अपनी सेवा करवानी नहीं है। दोनों डर से कांप रहे थे। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कंचन की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अब तो माँ बेटे की हालत खराब हो चुकी थी। वह लोग तो सोच रहे थे कि कंचन के जाने के बाद वह लोग एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कंचन वापस आ जाएगी ये उन लोगों को पता भी नहीं था। बहुत सी पूजा पाठ करवाई गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार एक रात डर के मारे कंचन की सास को हार्ट अटैक आ गया और वह स्वर्ग सिधार गई। अब पूरब अकेला पड़ गया था। कंचन हर रात उसके पास आकर अपना पत्नी धर्म निभाने की कोशिश करती थी और पूरब भय के मारे कांपता रह जाता था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह पागल खाने में पहुंच गया। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते थे लेकिन कोई इलाज असर नहीं करता था। कंचन हर रात उसके पास आकर जब पत्नी धर्म निभाने की कोशिश करती तो उसकी मानसिक दशा और भी बिगड़ने लगती थी और यही उसकी असली सजा थी। दोस्तों, वैसे तो यह एक काल्पनिक कहानी है और इस कहानी का उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जो लोग पत्नी धर्म निभाने के नाम पर औरतों के साथ अत्याचार करते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिस दिन उनके पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन उनका क्या होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।